कांग्रेस की सरकार में ईवीएम भले लागू हुई हो, 19 लाख ईवीएम कांग्रेस की सरकार में नहीं गायब हुई थी। हम्म। कांग्रेस जो है चुनाव आयोग और उनमें जो जो भी नियुक्तियां हो रही थी, उन नियुक्तियों को सीधे प्रधानमंत्री के कब्जे में कांग्रेस ने नहीं किया था। पीएमएलए कांग्रेस लाई थी, लेकिन जो जो जितनी कठोरता है वो इन्होंने पैदा की है। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से कांग्रेस दोषी है, लेकिन इससे इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती। ये वो वाली बात है कि तुमने ऐसा किया था तो हमने ऐसा किया। अधीर रंजन चौधरी तो इतने आतुर हो गए हैं, को तो कह रहे वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो। आरएसएस चौधरी साहब तो सिर्फ ये कि उनकी सीट क्यों नहीं टीएमसी छोड़ रही है, उसके लिए तो आ गए कि भाई साहब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये तो राज्य में पूरा कानून व्यवस्था है, तो उस आधार पे तो भाजपा देश के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देगी, विधायक तोड़ के अपना सरकार बना लेगी। वो तो बीजेपी कर ही रही है, वो आपके सलाह की जरूरत नहीं है। उनका बस चला, वो महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना ली, उनका बस चला, मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। कांग्रेस के ही विधायक टूटे, ज्यादातर आपके ही विधायक टूटे, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उनकी परवाह नहीं है। अधीर रंजन चौधरी को याद होना चाहिए कि अभी तक विपक्षी दलों में कांग्रेस के ही विधायक ज्यादातर टूटे हैं। शाहजहां शेख के घर पर जब ये पहुंचे तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था, वो घर पे नहीं थे, और ईडी के अधिकारी वहां ताला तोड़ने लगे। जब तक वहां पहुंचे थे और ताला लगा हुआ था, तब तक वहां गांव वालों ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, ग्रामीणों ने। जब वो ताला तोड़ने लगे तो जो है 100-200 ग्रामीण जो है वहां उस समय तक इकट्ठा हो गए थे। जब ताला तोड़ने लगे तो उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। उनका कहना था कि भाई ऐसा है कि जब ये नहीं है तो फिर जो है इनके आने का इंतजार करो, या जहां हो वहां ढूंढो, ताला घर का क्यों तोड़ रहे। चुनाव के दौरान विरोधी दलों पे जिस ढंग से ईडी आक्रामक है, तो ये इस तरह के जो हमले जो हैं जो जायज बेशक नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन ईडी को भी सोचना चाहिए कि अब चुनावी साल है और मार्च में चुनाव शुरू हो जाएगा, तो ईडी को भी वैसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कानून सम्मत हो, ना कि भारत सरकार के इशारे पे विरोधी दलों को परेशान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी तो एनडीपीएस एक्ट की तरह हो गई कि पहले जहां कोई भी आदमी पकड़ा जाता था, उसको जमानत ना होने देने के लिए आपका जो है वो डाइजापाम दिखा दिया जाता था कि इसके पास इतना डाइजापाम बरामद हुआ है, जबकि डाइजापाम के पीछे दवाई का जो वो है लेवल की किस जो है कंपनी का है, किस बैच का है, और उस बैच के साथ अगर जो है पुलिस या जो भी एजेंसी चाहे पता लगा सकती है कि वो बैच किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उस डिस्ट्रीब्यूटर से किस रिटेल वाले के पास गया, और था कि बिना पर्चे के खरीदा नहीं जा सकता। तो उतना डाइजापाम चूंकि बहुत सस्ता होता था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वरना पहले जो है वो सारी धारा लगने के बाद एक डाइजापाम की धारा लग जाती थी, उस तरह ईडी की धारा लग गई है। मामला सिर्फ वेस्ट बंगाल तक नहीं है। क्या हुआ कि परसों ही हरियाणा में 3 लोगों पे ईडी की रेड पड़ी है और तीनों विरोधी दलों से संबंधित हैं। उसमें कांग्रेस के एमएलए हैं सुरेंद्र पवार, और एक है अभय चौटाला के समधी हैं दिलबाग सिंह, और एक कोई बधवा है जो बीजेपी के ही नेता है लेकिन पहले इनेलो से जुड़े हुए थे, और तीनों पे माइनिंग को लेकर ईडी का रेड पड़ा है। और इसी दौरान केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी की बातचीत चल रही है ईडी के। तो ये सब तमाम मसलों के बाद अब एक सवाल ये उठ रहा है, देखिए कोई भी वायलेंस जो है या सेंट्रल एजेंसियों पे अटैक जो है वो जायज नहीं ठहराया जा सकता, वो गैर कानूनी है, इस तरह से अटैक पब्लिक नहीं कर सकती है। लेकिन आखिर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे अटैक क्यों हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां आजकल कोई एजेंसी नहीं पहुंच पा रही है, सबसे पहले पहुंच रही है ईडी। ईडी एक्शन में ईडी लगातार कई जगहों पे खास तौर से क्या, जहां विरोधी दल की सरकार है उसके नेताओं पर ईडी का छापा, लगातार गिरफ्तारी। अभी हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की। अरविंद केजरीवाल 3 बार नोटिस मिलने के बावजूद नहीं गए, चौथी बार उनको नोटिस भेजने की तैयारी। हेमंत सोरेन भी ईडी की पूछताछ में नहीं जा रहे। क्या ईडी अपने तरीके से ठीक ठाक काम कर रही है संवैधानिक तरीके से, या हंटिंग की तरह काम हो रहा है? अभी हालिया मामला पश्चिम बंगाल का है। वहां ईडी खाद्य घोटाले, कोरोना के दौरान हुए खाद्य घोटाले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। बंगाल में ईडी इन एक्शन, वहां से पब्लिक का रिएक्शन भी आया।
हमला हुआ है ईडी की टीम पे, किसी तरह का हमला या वायलेंस के समर्थक हम लोग नहीं है। संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए, एजेंसियों को भी संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए और लोगों को भी। क्या है मामला, पूरा मसला समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। दो खास मेहमान हमारे साथ जेपी सिंह साहब और संजीव पांडे साहब मौजूद हैं। क्या मसला है, क्या-क्या घटनाक्रम है, किस केस में, क्यों, कब, कैसे पहुंची और पब्लिक का रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस था या प्लान था, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी। देखिए जी, मामला वेस्ट बंगाल में शाहजहां शेख साहब हैं जिनको ईडी ढूंढ रही है राशन घोटाले में, और उनके एरिया में उनके जितने भी पॉइंट्स थे उन पे ईडी की टीम सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस के साथ रेड मारने गई थी, और वहां पे शाहजहां शेख मिले नहीं, लेकिन उनके समर्थकों ने ईडी की टीम पे हमला कर दिया। उसमें कुछ ईडी के ऑफिशियल घायल हो गए, और ये जो है उसके बाद जो गवर्नर साहब का जो रिस्पांस आया है कि गवर्नर साहब ने कहा है कि जंगल राज यहाँ एक तरह से हो गया है और इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। और मामला सिर्फ वेस्ट बंगाल तक नहीं है। क्या हुआ कि परसों ही हरियाणा में 3 लोगों पे ईडी की रेड पड़ी है और तीनों विरोधी दलों से संबंधित हैं। उसमें कांग्रेस के एमएलए हैं सुरेंद्र पवार, और एक है अभय चौटाला के समधी हैं दिलबाग सिंह, और एक कोई बधवा है जो बीजेपी के ही नेता है लेकिन पहले इनेलो से जुड़े हुए थे, और तीनों पे माइनिंग को लेकर ईडी का रेड पड़ा है। और इसी दौरान केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी की बातचीत चल रही है ईडी के। तो ये सब तमाम मसलों के बाद अब एक सवाल ये उठ रहा है, देखिए कोई भी वायलेंस जो है या सेंट्रल एजेंसियों पे अटैक जो है वो जायज नहीं ठहराया जा सकता, वो गैर कानूनी है, इस तरह से अटैक पब्लिक नहीं कर सकती है। लेकिन आखिर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे अटैक क्यों हो रहा है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमिलनाडु में सलेम जिले में 2 दलित किसानों को ईडी ने नोटिस दिया, और नोटिस कैसे दिया इसको देखने वाली बात है कि वो 2017 में वाइल्ड लाइफ उन पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने अपने खेत को इलेक्ट्रिसिटी से बाड़बंद किया था जिसमें 2 जंगली बाइसन मारे गए थे, और उसके बाद उन पे मुकदमा दर्ज हुआ और वो कोर्ट से बरी हो गए जो दोनों दलित किसान थे। उसके बाद ईडी ने उस मुकदमे के बेस पे इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस जारी कर दिया और कहा कि ये दलित किसान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं क्योंकि वन्य जीव के तहत इन्होंने बाड़बंदी करी थी। ईडी की वर्किंग पे यहां सवाल हो रहा है। बाद में बहुत हंगामा हुआ उस मसले पे, और उस मसले पे फिर ईडी बैकफुट पे आ गई कि नहीं हमने गलत किया। बाद में पता चला कि बीजेपी के कोई जो लीडर था स्थानीय, वो दोनों दलित किसानों की जमीन दबाने के लिए उनको अंडर प्रेशर ले रहा था, और उसके बिहाफ पे ईडी ने नोटिस जारी कर दिया था। उसको बुला भी लिया, उसको 50,000 रुपए का उस दलित किसान को कर्ज लेना पड़ा ईडी के दफ्तर में जाने के लिए। 250 किलोमीटर दूर ईडी का दफ्तर गया। तो ईडी के इस वर्किंग के सवाल के कारण ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जनता इसलिए हमला कर रही है उन पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मसला है जिस ढंग से ईडी की वर्किंग है। वेस्ट बंगाल के हमले को हम बिल्कुल जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन ईडी भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम कर रही है। क्या जनता की नाराजगी अब जो फूट के सामने आ रही है, या विरोधी दलों के नेताओं के जो समर्थकों की नाराजगी जो आ रही है, जैसे अंकित तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी तमिलनाडु में ही पैसा लेते हुए, मीना साहब की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ पे अब ईडी की जांच, चुनाव के दौरान विरोधी दलों पे जिस ढंग से ईडी आक्रामक है, तो ये इस तरह के जो हमले जो हैं जो जायज बेशक नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन ईडी को भी सोचना चाहिए कि अब चुनावी साल है और मार्च में चुनाव शुरू हो जाएगा, तो ईडी को भी वैसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कानून सम्मत हो, ना कि भारत सरकार के इशारे पे विरोधी दलों को परेशान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जी जेपी सर, ये सबसे बड़ी एजेंसी अब ईडी हो गई है, और क्या मतलब जनता जो है वाकई आक्रोशित है कार्यशैली को लेकर? देखिए, जनता बंगाल के आक्रोशित हो सकती है, लेकिन हरियाणा में तो जनता ने हमला नहीं किया जी।
तमिलनाडु में जरूर थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन हमला तो तमिलनाडु में भी नहीं किया, वहां भले पुलिस ने वहां पकड़ लिया हो उनको। बंगाल में कोई माने या ना माने, टीएमसी कार्यकर्ता वास्तव में जो है गुंडई पर जो है वो सार्वजनिक रूप से उतरते हैं और किसी भी विरोधी को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे ईडी भी क्यों ना हो, और सीधे सीधे वहां तलवारें खींची हुई हैं। और ये सब राज्य संरक्षित हिंसा है। जैसे उत्तर प्रदेश में तभी गेरुआ वाले और नारंगी वाले बाहर निकलते हैं जब राज्य संरक्षित होते हैं। जब विपक्ष की सरकार होती है, सपा की सरकार होती है, बहन जी की सरकार होती है, तो दूर दूर तक कहीं जो है वो ना गेरुआ झंडा निकलता है, ना उनका जो है कहीं विरोध प्रदर्शन होता है। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और जब मुलायम सिंह ने जिस बार गोली चलवाई थी, कार सेवा करने की बात थी जिसमें कोठारी बंधु मारे गए थे, उस बार जो है वो प्रयागराज एक फोकल पॉइंट था जहां मध्य प्रदेश से लेके तमाम जगह से आके मतलब लोग जो है जो कार सेवा में जाना चाहते थे यहाँ रुकते थे, फिर यहाँ से भेजे जाते थे। तो यहाँ एक कीटगंज में एक हलवाई धर्मशाला है जिसके प्रभारी थे माननीय चंपत राय साहब। और जब उनको लगा कि वो गिरफ्तार होंगे तो वो जो है वो क्या कहते हैं वहां से हलवाई धर्मशाला छोड़ के भाग गए। समझे आप? तो ये राज्य संरक्षित हिंसा में जो भी लोग हैं, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, तो राज्य संरक्षित हिंसा में फिर वो जो है वो क्या कहते हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और ईडी तो एनडीपीएस एक्ट की तरह हो गई कि पहले जहां कोई भी आदमी पकड़ा जाता था उसको जमानत ना होने देने के लिए आपका जो है वो डाइजापाम दिखा दिया जाता था कि इसके पास इतना डाइजापाम बरामद हुआ है, जबकि डाइजापाम के पीछे दवाई का जो वो है लेवल की किस जो है कंपनी का है, किस बैच का है, और उस बैच के साथ अगर जो है पुलिस या जो भी एजेंसी चाहे पता लगा सकती है कि वो बैच किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उस डिस्ट्रीब्यूटर से किस रिटेल वाले के पास गया, और था कि बिना पर्चे के खरीदा नहीं जा सकता। तो उतना डाइजापाम चूंकि बहुत सस्ता होता था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वरना पहले जो है वो सारी धारा लगने के बाद एक डाइजापाम की धारा लग जाती थी। उस तरह अब ईडी की धारा लग गई है। जमीन का विवाद हो ईडी, वन विभाग का विवाद हो ईडी, मैंने ईडी ने इस तरह जो है राज्यों के उसमें जो है प्रवेश कर लिया कि पूरे राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट कर दिया है। अब कल क्या हुआ, शाहजहां शेख के घर पर जब ये पहुंचे तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था, वो घर पे नहीं थे, और ईडी के अधिकारी वहां ताला तोड़ने लगे। जब तक वहां पहुंचे थे और ताला लगा हुआ था तब तक वहां गांव वालों ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, ग्रामीणों ने। जब वो ताला तोड़ने लगे तो जो है 100-200 ग्रामीण जो है वहां उस समय तक इकट्ठा हो गए थे। जब ताला तोड़ने लगे तो उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। उनका कहना था कि भाई ऐसा है कि जब ये नहीं है तो फिर जो है इनके आने का इंतजार करो, या जहां हो वहां ढूंढो, ताला घर का क्यों तोड़ रहे? अब ताला तोड़ने का वो जनादेश वो जो है सरकार वो आदेश जो है कोर्ट से लेके गए थे, किसी घर का आप ताला तोड़ के घुस जाएंगे? आप ईडी नहीं, ईडी के पिताजी हो। तो ये हुआ तब ये जाकर के जो है मतलब क्या कहते हैं वो उन्होंने उनके ऊपर वो हमला किया। नहीं, उसके पहले हमला नहीं हुआ था कि ईडी टीम गई उनके ऊपर, जाते ही जो है गांव में पत्थर चलने लगा। जब वो ताला तोड़ने लगे तब वो पत्थर चलने लगा, आप बता रहे हो। बाकी ईडी के मनमानियों पर, क्योंकि हम बता रहे ना कि सरकार की जो एजेंसियां होती हैं, जैसे अब मीसा जब चल रहा था, इमरजेंसी का दौर भी हम लोगों ने देखा है, पुलिस आपको पकड़ के ले गई और कहा कि आप बिजली का तार काट रहे थे, और मीसा लग गया। और पता चला कि आपका दोनों हाथ, आचार्य रघुवंश संजीव भाई जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, और वो जो है उनका दोनों हाथ जो है वो मतलब क्या कहते हैं समझ लीजिए पोलियो से या जैसे भी मतलब विकलांग था, वो पैर से लिख करके जो है वो उन्होंने जो है सारी परीक्षाएं पास की थी। उनको बता दिया कि साहब ये पोल पे चढ़ के तार काट। ये वहां पेड़ के किनारे जो है जेल के बाहर जो पेड़ का चबूतरा बना हुआ, वहां खड़े होकर के इमरजेंसी वो भाषण दे रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। अंत में हाई कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो है प्रधानमंत्री या व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर कोई भाषण देता है, जो अभी भी बात चल रहा है कि अगर जो है वो क्या कहते हैं सरकार के खिलाफ कोई कुछ करता है तो ये देशद्रोह नहीं माना जाएगा जब तक देश के खिलाफ ना हो। तो उस समय तो ये सिनोनिमस हो गया था कि सर माने इंदिरा गांधी माने देश, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो वही हाल अभी हो गया है। तो सवाल है कि इस तरह का जो दुरुपयोग है, खाली एक प्रावधान आ जाता है, उसके बाद सारी सरकारी एजेंसियां जब तक पूरी तरह अंकुश नहीं लगता तब तक जो है वो क्या कहते हैं आपका
उसका मिसयूज शुरू हो जाता है। अब आपने बताया ना कि 7 सम्मन मिले उनको और 3 सम्मन मिले उनको। अब 3 सम्मन मिलने के बाद जब केजरीवाल ने कहा कि हमको गिरफ्तार करने का जो है वो किया जा रहा है, तो ईडी की तरफ से आया कि ये केजरीवाल अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सम्मन में क्यों नहीं लिखते कि आप वो गवाही के लिए बुला रहे हैं, कि आप वो अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बुला रहे हैं, ये क्यों नहीं लिखते? या एफआईआर में उनका नाम है कि नहीं है, कि बिना एफआईआर के खाली हम ही से आप पूछे और हमारे ही आधार पर हमारी बात पकड़ करके जो है वो क्या कहते हैं 2 आदमी के और छापा मारने लगे। तो ईडी पूरी तरह से मनमानी पर उतर आई है और वो लगता है कि वो भूल गई है कि ईवीएम के द्वारा सरकार जो है वो क्या कहते हैं अनंत काल तक चलेगी, कभी हटेगी ही नहीं। जी संजीव जी, जी जेपी सर जो बात कर रहे हैं कि जब ईडी वहां पहुंची तो कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब ताला तोड़ने लगी तब पब्लिक रिएक्शन हुआ। तो ताला तोड़ने का कोई अधिकार कुछ इस तरह का है क्या? देखिए, बड़ी ये सिंपल सी बात है कि ये इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। देखिए, शाहजहां शेख के बारे में जहां तक मैं पढ़ा हूँ, शाहजहां शेख उस इलाके का बहुत ही एक दबंग व्यक्ति है, माफिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पे से नजदीक ही उसका इलाका है और उस इलाके में उसको भाईजान के रूप से हैं और एक ताकतवर व्यक्ति है उस एरिया का। पहली बात। तो दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से उस इलाके के एक मंत्री की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, ईडी ने कर ली है और उस मंत्री के नजदीकी व्यक्ति माना जा रहा है शाहजहां शेख, जिसकी गिरफ्तारी ईडी करना लाजमी मानती है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि लोगों ने उस पर अटैक किया ईडी की टीम पे। आखिर ये चुनावी साल से में जब मार्च में इलेक्शन की घोषणा होनी है तो चुन चुन के लोगों को टारगेट करने के लिए ईडी क्यों जा रही है? वो लीगल प्रोसेस से भी जा सकती थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी दलों का कहना है कि ये फेडरलिज्म पे अटैक है, छोटे छोटे चीजों में ईडी आ रही है। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया कि वो वाइल्ड लाइफ में 2 जंगली जानवर मर गए तो आपने ईडी का नोटिस उसे थमा दिया। ये तो ताला तोड़ने की सिंपल घटना है। ये उतना बड़ा इस अधिकार पे डिबेट हो सकता है कि वो 1 घंटा 2 घंटा तक वो टीम आती रही, ईडी बैठी रही ईडी की टीम और नहीं आई। लेकिन वो जो तमिलनाडु के जो 2 दलित किसान थे जिसने बाड़बंदी करी थी, उस बाड़बंदी को लेकर जो उनपे मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें ईडी का रोल कहां से आ गया? सवाल ये है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें देखने वाली है कि आखिर ईडी की फंक्शनिंग जो है वो फंक्शनिंग पे को लेकर ये मतलब कि इस तरह की जो चीजें आ रही है कि राज्य संरक्षित जो शाहजहां से इसमें कोई शक नहीं है कि अभिषेक बनर्जी का खास है, एक बहुत बड़ा उस एरिया का दबंग है, उसके पास समर्थकों की एक बहुत बड़ी टीम है। लेकिन हमें यह चीज भी जानना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कोई नया नहीं कर रही है। इससे पहले सीपीएम के भी ऊपर यही आरोप लगाते थे कि सीपीएम के गुंस लोगों पे अटैक करते थे। अब ममता बनर्जी भी उसके काफी क्या कहा जाता है उससे प्रभावित रही है, कांग्रेस के लोग भी उससे बहुत पीटे हैं। और बेसिकली क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो भद्रजन कल्चर था, जिसको हम लोग कहते थे ब्रिटिश राज में कि भद्रजन, उसका जस्ट उल्टा कल्चर है वेस्ट बंगाल में आज की डेट में। और उससे कोई मतलब कि मैं समझता हूं कि वहां छूता नहीं हो सकता। इस तरह का उनकी टेंडेंसी है कि वो अटैक करेंगे। सीपीएम के राज में भी होता था विरोधियों पर इस तरह से अटैक। और आपको याद होगा कि कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो कल्चर सेम रहेगा, बंदे ट्रांसफर हो जाएंगे। सीपीएम के जो कल्चर है या सीपीएम के बंदे टीएमसी में आ गए, टीएमसी के बंदे कांग्रेस में चले जाएंगे। अब अधीर रंजन चौधरी तो इतने आतुर हो गए हैं को तो कह रहे वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो। चौधरी साहब तो सिर्फ ये कि उनकी सीट क्यों नहीं टीएमसी छोड़ रही है, उसके लिए तो वो आ गए कि भाई साहब यहां राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये तो राज्य में पूरा कानून व्यवस्था है। तो उस आधार पे तो भाजपा देश के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देगी, विधायक तोड़ के अपना सरकार बना लेगी। वो तो बीजेपी कर ही रही है, वो आपके सलाह की जरूरत नहीं है। उनका बस चला, वो महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना ली, उनका बस चला, मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। कांग्रेस के ही विधायक टूटे, ज्यादातर आपके ही विधायक टूटे। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उनकी परवाह नहीं है। अधीर रंजन चौधरी को याद होना चाहिए कि अभी तक विपक्षी दलों में कांग्रेस के ही विधायक ज्यादातर टूटे हैं। रीजनल पार्टियों के विधायक तोड़ने में बीजेपी अभी सफल नहीं रही, कई जगह बहुत कोशिश किया उन्होंने,
कि विधायक तोड़ दे, लेकिन नहीं टूट रही है। लेकिन चौधरी की भाषा देखिए आप। और कई लोग तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी से भी टच में है, बीजेपी अगर उनको बहरामपुर सीट दे देगी, अधीर रंजन चौधरी 2019 के रिजल्ट के आकलन से लग रहे हैं कि बीजेपी में जाना इस समय ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगला चुनाव जीत पाए ना जीत पाए, बीजेपी को 2019 में 40% वोट आया था वेस्ट बंगाल में, 18 सीटें आई थी। टीएमसी को 22 सीटें आई थी, टीएमसी को 43% वोट आया था, कांग्रेस को 5% वोट आया था। 5% पे कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, सीपीएम को 6% वोट था और सीपीएम को एक भी सीट नहीं आया था। कहा जाता है सीपीएम ही और कांग्रेस के वोटर बीजेपी में ट्रांसफर हो गए थे। बीजेपी का वोट सीधा 12-15% से बढ़कर 40% तक हो गया था। टीएमसी का वोट तो बढ़ा था पहले के मुकाबले, लेकिन सीटें घटी थी क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस के ज्यादातर समर्थक वोटरों ने बीजेपी को वोट कर दिया था और बीजेपी 18 सीटें लेके आ गई थी वेस्ट बंगाल में। तो अब एक बात बताइए कि बाय द वे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी और वहां पे टीएमसी के गुंस ने अटैक कर दिए। डेफिनेटली ये गलत है, उन पे एफआईआर रजिस्टर करो, उनको अरेस्ट करो। लेकिन अधीर रंजन राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे में कि जब इंडिया गठबंधन की तरफ से इस पे बयान आना चाहिए, रंजन चौधरी की तरफ से बयान आना चाहिए, राहुल गांधी का इसकी तरफ से बयान आना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी को भी ईडी सम्मन कर रही है, एक तरफ प्रियंका गांधी को भी ईडी सम्मन करने वाली है, और एक ईडी के चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम आ चुका है। वैसे में अधीर रंजन चौधरी का ईडी के सपोर्ट में स्टेटमेंट देना बड़ा दिलचस्प नजारा पेश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन में कहीं कोई अभी सामंजस्य भी नहीं है स्टेटमेंट को देने को लेकर। जो जहां हो रहा है वहीं पे लगाम होकर कुछ ही बोले जा रहा है। सीट शेयरिंग का मसला अलग है। अगर 2 सीट टीएमसी बोल रही है हम देने के लिए, कांग्रेस ने 6 सीट मांगी है और टॉप लीडर्स बैठेंगे, हो सकता है 4 पे ये डिमांड पे आ जाए, हो सकता है 4 सीटों पे गठबंधन हो जाए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी भी इतनी बेचैनी है कि उन्होंने तो कल ही बयान दे दिया कि वहां तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। ये बीजेपी वालों ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करी है, गवर्नर साहब ने भी नहीं बोला है कि राष्ट्रपति शासन वहां लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम देख रहे हैं इसको। जो वहां के गवर्नर हैं, जनरली गवर्नर तो बीजेपी के ही हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर कैसे आरएसएस और बीजेपी के प्लांटेड और उनके पे बैठे हुए बंदे हैं। जी जेपी सर, ईडी की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। ये ईडी की जो भूमिका है, जो रोल है, पीएमएलए एक्ट से भी जुड़ा हुआ है। अभी सीजेआई ने 370 और बाबरी मस्जिद वाले इशू पे अपना एक स्पष्टीकरण दिया था। ये एक्ट जो है पीएमएल एक्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पे अगर सुनवाई होती और सीधा सीधा रोल डिफाइंड हो जाता तो इस तरह की जो अराजक स्थिति बन रही है वो शायद उस पर अंकुश लगाया जा सकता था। जी देखिए, ये कांग्रेस के द्वारा ही पीएमएलए लाया गया था, इस सरकार ने उसको और कड़ा कर दिया। हमाम में कांग्रेस भी उतनी ही नंगी है जितनी ये सरकार नंगी है। इतना ड्रैकोनियन कानून लाया गया था और जिस समय चिदम्बरम पर कार्रवाई हुई थी पीएमएलए की, तो मैं तो बहुत व्यक्तिगत प्रसन्न हुआ था कि मियाँ की जूती मियाँ का सर। मैं जरा बंगाल के बारे में 1-2 और बात कहना चाहता हूँ। संजीव भाई ने अपनी बात कही है, जरा मेरी भी सुन लीजिए। बंगाल में लगातार ये चर्चा चल रही है कि जो अभिषेक बनर्जी है, इनका भतीजा, उसको जब ईडी ने अपने पूछताछ के बाद बुलाया, तो बुलाने के बाद पता नहीं अंदर खाने उस पूछताछ में क्या हुआ कि वो जाने के बाद कांग्रेस पर ही लगातार अटैक कर रहा और काफी बातें गोदी मीडिया की जो है वो मीडिया में चर्चा का विषय है, जो लोग चर्चा का विषय बना लेते हैं, एक्चुअली वो है। और उसके अलावा जो है वहां के राजनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चा चल रही है कि ममता बनर्जी की जगह अभिषेक बनर्जी को रिप्लेस करने की बीजेपी की योजना चल रही है कि अभिषेक बनर्जी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वहां अडानी का बहुत स्टेक है। ममता भी अडानी से समझौता कर ली थी, लेकिन जब पिछले दिनों उन्होंने कैंसिल किया उनका एक पोर्ट, तो उसके बाद से फिर तलवारें खींच गई। सवाल इस बात का है कि जिस समय सीपीएम की सरकार थी उस समय भी कांग्रेस और टीएमसी वहां राष्ट्रपति शासन की बात कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वो टीएमसी और वो राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहे थे। बंगाल की पॉलिटिक्स को अगर इंडिया गठबंधन के साथ आप जोड़ के देखेंगे तो आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अब पंजाब में ये एक एमएलए का जमानत हो गया, तो उसके बाद उस पर दूसरा केस लाद दिया गया कांग्रेस के एमएलए पर आप सरकार द्वारा। तो ये गठबंधन धर्म है।
और गठबंधन धर्म है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश पर में जो सब दूसरा है, उस संदर्भ में आप देखिए, आप कह रहे हैं कि बरहामपुर से लड़ना चाहते हैं, वो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको रिप्लेस करके बीजेपी के सहयोग से। कौन सी बात सही है? दोनों बात तो है हवा में, दोनों बातें हवा में है कि अभिषेक बनर्जी जो है बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ये बहरामपुर सीट से लड़ने वाले हैं, इनकी सीट वहां नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रीय गठबंधन से अगर बेमेल गठबंधन करके आप भले जो है बीजेपी की सरकार हटे ना हटे, ऐसे भी हटने की उम्मीद नहीं है इंडिया गठबंधन के बाद भी, अगर ईवीएम रहेगा तो। ये मैं अभी से घोषणा कर दे रहा हूं, अगर ईवीएम रहेगा तो बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी केंद्र से। ये नोट करके रख लीजिए और इसको जो है आगे कभी बताइएगा कि जो है वो क्या कहते हैं, हम आज जो है वो क्या कहते हैं, जनवरी में जेपी सिंह ने क्या कहा था, ईवीएम रहेगा तो सरकार नहीं हटेगी, आपसे बता रहे, समझे कि नहीं आप? और ये जो सो काल जनादेश है कि तेलंगाना में बीजेपी स्टेक होल्डर रहती, तो आप देखते कि तेलंगाना में क्या रिजल्ट हुआ, जो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई और ईमानदारी का ढोल पीटा जा रहा है कि ईवीएम नहीं चला तो फलाना नहीं हुआ तो ढिमाका नहीं हुआ तो बाकी जगह कैसे चला। ये सब भी तर्क जो है वो लगातार तमाम चैनलों पर जो है भाई लोग दे रहे हैं। आपको सवाल इस बात का है कि अब मामला फिर बैलेट पेपर पर आ गया है कि ईवीएम से जो बैलेट पेपर में जो है वो वीवीपैट में जा रहा है तो बैलेट पेपर के रूप में है, तो उसकी भी गिनती करने की जो मांग आ रही, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? 3 महीना चुनाव कराएंगे आप, 3 महीना सब कुछ स्थिर रहेगा, 1.5 महीना 2 महीना आप जो है वो क्या कहते हैं ईवीएम को जो है स्ट्रांग रूम में रखेंगे तो 5 दिन नहीं 10 दिन लग जाएगा जो है मतगणना करने में, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो सवाल ये है, सवाल इस बात का है कि जनता में आक्रोश निश्चित रूप से है और जो समर्थक वर्ग हैं, ये तो ईडी है, इसी प्रयागराज में बाहुबली रहे हैं लोग और क्या कहते हैं उनके यहाँ जब छापे और इस तरह की कार्रवाई हुई है तो वहां के स्थानीय लोग निकल करके पथराव करने लगते हैं और ये पूरे देश भर में है, चाहे जिसकी सरकार हो, और राज्य संरक्षित होगा तो उनका मनोबल और बढ़ा देता है। और बाकी गुंडे तो चमचों की तरह हैं, चाय का कप टूट जाता है, चमचे को आप धो के दूसरे चाय में जो है वो चीनी मिलाने लगते हैं, आपसे बता। तो गुंडे और चमचे ये एक कैटेगरी में है और शिफ्ट होते रहते हैं। आपकी सरकार है, आपके साथ लग गए हैं। अतीक अहमद के मैक्सिमम गुंडे इस समय जो है गेरुआ सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में है, आपसे बता रहे। जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो है उनका धंधा बदसूर इसी प्रयागराज में चल रहा है। ईडी तक ने जो है आपसे बता रहे हैं कि यहाँ दर्जनों लोगों को जो है वो उठाया अतीक के मामले में कि जो बिल्डर हैं और ये हैं, और उनसे पूछताछ किया और सब कुछ छोड़ दिया। किसके हस्तक्षेप पर? पूरी ईडी की टीम इलाहाबाद की बदल दी गई है। आपको ये थोड़ा बहुत जो है मतलब मामला चल रहा है, आपको बता, ये इतना ज्यादा गंभीर मामला है और एनडीपीएस एक्ट की तरह दाइजापाम हो गया है ईडी, आपको बता। तो ये स्थिति है सर। चलिए चलते चलते संजीव जी, क्या एजेंसियां ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी थी, उसका इलेक्शन कमीशन ने बड़ा करारा जवाब दे दिया है और कांग्रेस को अपनी जो पूर्व में कारगुजारियां हैं उसको देखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज पत्र लिखा है कि आज आप चिट्ठी लिख रहे हैं, 2013 में ही आपने ही इस इलेक्शन रूल्स को अप्रूव किया था 10% का, और पूरा डेट के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है। तो अब कांग्रेसी क्यों ईवीएम रो रहे हैं? वीवीपैट का 10% को लेकर जो जयराम रमेश ने कहा है कि ये बीजेपी के टाइम में ये रूल अप्रूव नहीं हुआ है, ये जनवरी फरवरी 2013 में रूल अप्रूव हुआ है जब आपकी गवर्नमेंट थी और आपने ये रूल अप्रूव किया था। तो सवाल ये है कि कांग्रेसी अपनी सुविधा से सब डिमांड करते हैं कि अपनी सुविधा से राष्ट्रपति शासन वहां लगा दो जी, वेस्ट बंगाल में वोट आपके 2% है, सीट मांगिएगा 10, उत्तर प्रदेश में 2% वोट है, मांगिएगा सीट 15-20। लड़ाई जमीन पे आपके नेता कहीं नजर नहीं आते, कहीं उत्तर प्रदेश में कहां कांग्रेस के लीडर नजर आ रहे हैं सड़क पे? राज्यसभा में राजस्थान से जाते हैं उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने राज्य से राज्यसभा में पहुंचने की स्थिति में नहीं है। रूल्स इन्होंने बनाया, ईवीएम 10 साल से चुनाव ये लड़े, सत्ता में जब तक आते रहे थे इनको मजा आ रहा था, जब उन्होंने मैनेज कर लिया तब इनको दुख हो रहा है। तो ऐसे कानून आपने बनाया ही क्यों? जो आपके लिए तो घातक हुआ ही हुआ, सारे देश के लिए घातक हो गया।
अकेला पीएमएलए थोड़ी है। ये ईवीएम को लेकर जो सारा कुछ हेरा फेरी हुआ, उसमें कांग्रेसी मनोहर सिंह गिल थे ईवीएम के सबसे बड़े दिमागी आदमी। किसने मंत्री बनाया था दिल्ली में मनोहर सिंह गिल को? कोई याद करे चुनाव आयुक्त को? अरे ये सब हमाम में नंगे हैं। वहां सीट नहीं मिल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, सीट मिल जाएगा तो ममता बनर्जी बहुत अच्छी है। आज ईवीएम बुरा हो गया, कानून जब आप अप्रूव कर रहे हैं तो उसी समय बोल देते जी कि 100 के 100% का मिलान कर दो। 2010 में वीवीपैट का ये पूरा मसला आया था। 2013 में इलेक्शन रूल जो 1961 है उसमें अप्रूव कर दिया कि पर्चियों का मिलान होगा। सबसे पहले इन्होंने 2011-12 में नागालैंड में इसका वो किया था, ट्रायल किया था पर्चियों का मिलान वाला, और 2013 में अप्रूव कर दिया। अब कह रहे हैं कि 100% मिलान करो। अरे 100% मिलान करने की क्या जरूरत थी? आपने बैलेट पेपर से ही चुनाव करने देना था। ये कांग्रेस वालों को क्या जरूरत पड़ी थी ईवीएम लाने की? कौन बंदे थे इनके पीछे जिन्होंने इनसे ईवीएम लागू करवाया 1980 में? ये कांग्रेसी क्यों नहीं बोलते आज? अब ये रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि ईवीएम खत्म करो। तो सारे ये सब एक ही जगह से गवर्न होते हैं। इनके अंकल एक ही हैं, 2-4 ही अंकल होते हैं जो इनको गवर्न करते रहते हैं सारी पार्टियों को। यही होता है कि कोई ना ज्यादा प्यारा हो जाता है पिता का, बड़ा बेटा कभी प्यारा हो जाता है, कभी छोटा बेटा प्यारा हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा ले जाता है। वही हाल हो गया है। कांग्रेसी भी इन्हीं के पुत्र हैं और ये भाजपा वाले भी उन्हीं के पुत्र हैं जो ये चीजें डिसाइड करते हैं। बस है कि लड़ाई है कि हम क्यों नहीं, तू ज्यादा कैसे ले गया, तू क्यों नहीं, हम क्यों नहीं ले गए, मसला ये है। जेपी सर, फाइनल कमेंट। देखिए सर, कांग्रेस के सरकार में ईवीएम भले लागू हुई हो, 19 लाख ईवीएम कांग्रेस की सरकार में नहीं गायब हुई थी। कांग्रेस जो है चुनाव आयोग और उनमें जो भी नियुक्तियां हो रही थी, उन नियुक्तियों को सीधे प्रधानमंत्री के कब्जे में कांग्रेस ने नहीं किया था। पीएमएलए कांग्रेस लाई थी, लेकिन जो जितनी कठोरता है वो इन्होंने पैदा की है। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से कांग्रेस दोषी है, लेकिन इससे इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती। ये वो वाली बात है, तुमने ऐसा किया था तो हमने ऐसा किया। तुम तो पार्टी विद डिफरेंस थे, फिर क्या हो गया? पार्टी विद डिफरेंस है ना। और राज्य संरक्षित हिंसा का तो ये आलम है कि शिवराज सिंह की सरकार में उज्जैन के एक प्रोफेसर सब्बरवाल को भाजपा युवों के गुंडों ने मार दिया था। आपसे बता रहे, इतनी पिटाई की थी कि उनकी मौत हो गई थी और उनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। राज्य संरक्षित हिंसा का तो ये आलम है। और बाकी ये वास्तविक बात है कि जिसकी भी सरकार होती है उससे संरक्षित गुंडे उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो शहाबुद्दीन उनके बहुत चहेते थे, लालू प्रसाद यादव के। शहाबुद्दीन का तो संहार हो गया ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे बहुत चहेते हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ। वो चाहे जातिगत आधार पर बच रहे हो, चाहे बीजेपी के गुंडे हैं इसलिए जो है बच रहे हैं। दूसरे का तो बहुत हो रहा है, लेकिन उनके लोगों का क्या होना? उनका सेंगर का मकान गिरवाया इन्होंने, जो जेल में है बलात्कार और उसके आरोप में, हत्या के आरोप में। जो इनके विधायक थे उनका मकान गिरवाया इन्होंने। तो सवाल इस बात का है कि ये बुलडोजर न्याय सब नहीं, बुलडोजर न्याय सब विपक्ष के लिए ही है, उनके लिए नहीं है। सवाल है कि एक की गुंडाई से दूसरे की गुंडाई को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक के कुकृत्य से दूसरे के कुकृत्य को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस समय 20% की बात हुई थी तो क्यों 10% गिनती अप्रूव हुई? उस समय 10 वो हुआ कि 10% का एक नमूने के तौर पर होगा। अब 100% की मांग हो रही क्योंकि उसका इतना दुरुपयोग हो गया है। तो फिर सवाल इस बात का, पीएमएलए एक्ट था तो उसमें क्यों संशोधन किया गया? आज तीनों न्याय संहिता सो-कॉल्ड क्यों बदली जा रही है? तो जब बदली जा रही है तो ये तो निरंतर परिवर्तनशील है लोकतंत्र। समय की जरूरतों के अनुसार जब आपके संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो संशोधन करने में जो जनता की जब मांग रहेगी तब आपको ये करना पड़ेगा। आप बता रहे हैं आप लोकतंत्र हैं, आप राजतंत्र थोड़ी है कि जो आप डंडे से हाँकेंगे सब लोग हाँक जाएंगे, या जो संघ के मुख्यालय से आदेश होगा तो पूरे देश भर के लोग पिल पड़ेंगे उस पर। ये सब जो है वो क्या कहते हैं, गलत चीजों को जस्टिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। जिस समय जो बात होती है, जो बात सामने आती है उसको लेके होता है। उस समय नरसिम्हा ने किताब लिखी थी तो 10% हुआ कि भाई नमूने के तौर पर होगा। अब वो उससे मामला ऊपर चला गया तो 100% की मांग हो रही है। जी
तो ये कोई जस्टिफाई नहीं हुआ कि 10% इन्होंने किया था वो अंतिम शर्त है, तो अंतिम शर्त पीएमएलए क्यों नहीं रहा? क्यों उसमें संशोधन कर दिया गया? अंतिम शर्त जो है आईपीसी और सीआरपीसी क्यों नहीं रही? क्यों बदल दिया गया? जी क्यों बदल दिया गया? ये जी बात है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत में संविधान और हम भारत के लोग, ये सर्वोपरि है। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो इसलिए नहीं लाया जाता है कि उसका मिसयूज हो। अगर मिसयूज होने लगा और उसके मिसयूज होने के बाद सरकार निरंकुश बनने लगी और एजेंसियों का इस तरह से उपयोग होगा, तो जाहिर है जनता में मांग अब ये है 100% वीवीपैट की गिनती हो। किसी तरह वायलेंस का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में काम करना ये लोगों की भी ज़िम्मेदारी है और एजेंसीज़ की भी ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया आप दोनों का, 2 हमारे खास मेहमान हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।